हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ अपनी जिद पे होती हैं। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही शानदार वीडियो में आज लेकर के आया हूँ आप तमाम बच्चों के लिए। एक इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 10th का, जिस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी, है ना। और उस चैप्टर्स के कुछ कंसेप्ट्स बताएंगे, फिर वन बाय वन आपके मैं क्वेश्चन का सेशन लेकर के आऊँगा। तो आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमारा चैप्टर है। तो सबसे पहली बात भाई इसका समझते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। जैसे रियल लाइफ के अंदर देखा जाए बच्चों, तो हम आमतौर से अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मकई के भुट्टे हो गए, मधुकोश में छिद्र हो गए, सूरजमुखी के फूल हो गए, ये तमाम चीज़ें एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं। तो उसी तरीके से अगर इसका डेफिनेशन की बात करें कि एक निश्चित प्रतिरूप का अनुसरण करने वाले संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, हम इनको कहते हैं सीक्वेंस, इंग्लिश में कह सकते हैं। और दूसरी बात ये कि सीक्वेंस को अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, हिंदी में इसको कहेंगे अनुक्रम कहेंगे। और अनुक्रम का मतलब होता है कि एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करने वाला, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल्स, अब नंबर्स की बात करें यहाँ पे, तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। फॉर एग्जांपल नंबर 1 ये है, जैसे ये आप देख रहे हो संख्या है 2, 5, 8। आप क्या देख रहे हो, इसमें कौन सी पैटर्न फॉलो हो रही है। 5 में से अगर मैं 2 माइनस करूँगा तो 3 आ रहा है, 8 में से 5 माइनस करूँगा तो 3 आएगा, 11 में से 8 माइनस करूँगा तो 3 आएगा। यानी हर अगला नंबर पिछले नंबर से 3 ज़्यादा है, यानी एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए यह एक अनुक्रम में है। किस में है, अनुक्रम में है। और जो उसको फॉलो नहीं करता है तो हम कहते हैं अनुक्रम में नहीं है। तो पहला कंसेप्ट आपके सामने बच्चों मैं लाने वाला हूँ अब, ठीक है। सबसे पहली बात देख लो, जो भी अनुक्रम होता है यानी जो एपी होता है, कह सकते हैं किसी अनुक्रम के सदस्य उसके पद कहलाते हैं। पद को इंग्लिश में बच्चों कहते हैं हम लोग टर्म कहते हैं, टर्म, और हिंदी में कहते हैं पद, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 5, 8, 11 डॉट डॉट, तो इसमें आपका ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब इन पदों को डिनोट करने के लिए अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो इसमें आप इसको T1 से डिनोट कर सकते हो, T2 से, T3 से, या A1, A2, A3 से डिनोट कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है ना। आप A1, A2, A3 से करो, T1, T2, T3 से करो, ठीक है। अगली बात, अब डेफिनेशन जानते हैं कि सर हम लोग एपी का डेफिनेशन पढ़ते हैं, सर एपी होता क्या एक्चुअली, ठीक है। एपी का डेफिनेशन समझते हैं बच्चों। संख्याओं के एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी में कहा जाता है यदि उसके किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख लो, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप 1, 4, 7, तो ये तुम्हारा क्या है, A1 है, ये A2 और ये A3 है। तो अगर मैं 4 में से 1 माइनस करता हूँ तो 3 आएगा, 7 में से 4 माइनस करूँगा तो 3, यानी कि सब जगह आपको डी वहाँ पे सेम आ रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, उसके किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत हो, मतलब कांस्टेंट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी में बोलते हैं। अच्छा, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको 3 नाम दे सकते हैं। हिंदी में आप कह सकते हैं इसको सार्व अंतर, या कहीं कहीं पे पदांतर भी लिखा होता है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं बच्चों कॉमन डिफरेंस। ये बात याद रहेगी आपको। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल डी से, है ना। ये पहली बात समझ में आ गया। मैंने सिर्फ आपको बताया है कि इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं। अब समझने की कोशिश करेंगे कि हम निकालते कैसे हैं डी को। चलिए, अभी वो हमारा अगला टॉपिक है। बात करते हैं बच्चों एपी के प्रकार। ये मैंने आपको समझा दिए, कुछ टर्म्स है जैसे कि आप डिनोट जिस चीज़ से करते हो वो मैंने आपको समझा दिया। एपी ना 2 तरह के होते हैं, पहला परिमित एपी और दूसरा अपरिमित एपी।
इसकी बात करते हैं, जब किसी एपी के पदों की संख्या परिमित होती है, मतलब डेफिनिट होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमित, मतलब बोला जाए कि इतना हो सकता है। और जब किसी एपी के पदों की संख्या अपरिमित हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट, है ना, तो उसको बोलेंगे अपरिमित एपी कहलाते हैं। जैसे ये डॉट डॉट, इसके बाद हमें पता नहीं है भाई कितना आगे तक चला जाएगा, और इसमें तो क्लियर है ना, इसका लास्ट टर्म 31 है, तो आपको समझ में आ गया परिमित और अपरिमित। अब बात करते हैं बच्चों अगले कंसेप्ट की तरफ। इसमें एक क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, ये क्वेश्चन आप एक बार देख लो। इस क्वेश्चन को साइड में करके मैं पहले इसका कंसेप्ट बताता हूँ। सबसे पहले जो एपी का जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, तो हमेशा याद रखना बच्चों, प्रथम पद को यानी कि प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए से। दूसरा जो पद होता है हमारा, दूसरा पद, उसको हम A2 कह सकते हैं, और ये होता है A प्लस डी, याद रहेगी बात। तीसरा पद है हमारा, तीसरा पद ये है आपका A3, मतलब A प्लस 2D। इसी तरीके से आपको जो भी टर्म निकालना होगा आप उससे एक कम कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 50वां पद, मतलब बोले तो A50 की अगर मैं बात करता हूँ तो A प्लस 50 से एक कम क्या होगा, 49D। ठीक है बच्चों, अब मैं इस सवाल की तरफ चलता हूँ। सवाल हमारा क्या कह रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी दिया गया है। ठीक है, चलिए मैं पहला सवाल आपके सामने सॉल्व करता हूँ। पहला सवाल कह रहा है कि ए बराबर है बच्चों डी और डी बराबर है -3, ए इज इक्वल टू 4 और डी इक्वल टू -3। अब मैं इसके 4 पद निकालने हैं हमें, तो पहला टर्म यानी A1 कितना हो जाएगा, तो ए ही होता है, मतलब 4 हो गया। अगर मैं A2 की बात करता हूँ तो A प्लस डी, है ना, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। A प्लस डी का मतलब हो गया, A की जगह पे 4 रखता हूँ और D की जगह पे -3, मतलब ये हुआ 4 - 3 बोले तो 1। अब इसी तरीके से बच्चों मैंने पहला दूसरा निकाल लिया। A3 निकालना है मुझे, तो A प्लस 2D, मतलब A की जगह पे कितना 4 और 2 इंटू -3, मतलब 4 - 6 बोले तो -2। और इसी तरीके से अगर मैं इसका चौथा पद यानी चौथा पद बोले तो A4 निकालना होगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस 3D। तो A प्लस 3D का मतलब क्या हुआ, A की जगह पे 4 और 3 इंटू D की जगह पे हमारा है -3, तो 4n - 9 बोले तो -5। यानी आपको इस एपी का मैंने 4 टर्म निकाल दिया। आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि भाई प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और एक जैसे क्वेश्चंस कई नहीं बनाएंगे। आपको जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। आप इस क्वेश्चन को अपने से खुद से ट्राई कर सकते हो, इसको भी ट्राई कर सकते हो, इसको भी ट्राई कर सकते हो। सेम तरीके से, सेम प्रोसेस से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो ऐसा क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। इसमें से भी मैं आपको समझा देता हूँ। सिर्फ एक क्वेश्चन समझाऊंगा बच्चों, आपको बाकी 3 क्वेश्चन आप अपने आप से बना सकते हो आराम से। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म, मतलब बोले तो ए। तो ये हमारा एपी है ना, ये एपी है 630। जब इसने एपी कह दिया तो मुझे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ऑलरेडी एपी में है ना। तो मुझे इसका प्रथम पद को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो प्रथम पद इसमें आपका 6 है। क्या है, 6 है। और डी की मैं बात करूं तो डी हो जाएगा 3 - 6 बोले तो -3। आप इसी तरीके से सेम तरीके से आप सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर बना सकते हो। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आपको अभी तक मैंने 2 चीज़ें सिखाई हैं। तीसरी बात कि अगर हमें एपी बच्चों चेक करना हो,
हमें एपी चेक करना हो। अगर एपी में दिया है तो फिर हमें डी निकालने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एपी में दिया है तो सिंपली बच्चों आप क्या करोगे, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 कर लोगे। ये वाला कब यूज़ करोगे, जब तुमको ऑलरेडी क्वेश्चन में कह दिया एपी में है, और अगर एपी चेक करना हो कि क्या कोई जो सीक्वेंस है, जो अनुक्रम है, वो एपी में है या नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 मरतबा डी निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन बच्चों है, इसमें मैं पहले चेक करने के लिए डी निकालता हूँ। तो डी पहले बार मैं निकालूंगा A2 माइनस A1। तो A2 की जगह पे 9 और -6 बोले तो 3 आ गया। फिर एक बार और निकालेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे। तो A3 की जगह पे 12 है और -9, मतलब कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा, फिर एक बार और निकालेंगे, A3 A4 माइनस A3। A4 का मतलब 15 और -12, तो कितना हो गया, 3 हो गया। आपको एक बात समझ में आ गई, यहाँ पे डी बिल्कुल सेम हो रहा है, मतलब 3 हो रहा है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। तो आप कह सकते हो कि यह एपी में है। तो पहली बात ये कि संख्याओं की सूची में एपी बनाते हैं, तो ये पहला कि हाँ, चूँकि ऐसे लिखेंगे, चूँकि डी बराबर है, अतः या एपी में है या एपी बनाते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब लेकिन इसके बाद क्वेश्चन ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। इसमें कह रहा है यदि अगर एपी बनाता है तो उसके बाद के 3 पद निकालिए। तो 3 पद बोले तो देखो भाई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी 4 टर्म दिया हुआ है। तो अगले 3 टर्म का मतलब कौन कौन सा, 5वां, 6ठा, 7वां। तो हमें A5 निकालना है बच्चों। A5 की जगह पे मैं कर देता हूँ A + 4D। तो A की जगह पे कितना है, A की जगह पे 6 है। 4 × D की जगह पे कितना आया है, 3 आया है। तो 6 + 12 मतलब हो गया 18, है ना। ये हो गया आपको 5वां पद। उसी तरीके से A6 करते हैं। A6 बच्चों क्या होगा, A + 5D। A + 5D, A की जगह पे कितना रख दूँ, 6 और 5 × 3, तो 6 + 15 मतलब बोले तो 21। आप इसी तरीके से A7 निकाल लो बच्चों। A7 मतलब A + 6D, है ना। तो A की जगह पे कितना रखेंगे, 6 रख देंगे और 6 × 3, तो 6 + 18, 18 × 24। यानी आपका जो अगला 3 और टर्म जो मैंने निकाला है बच्चों, 18, 21 और 24। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बट अगर एपी में नहीं होता है, अगर आपका डी 3 बार आपने निकाला और डी आपका सेम नहीं आएगा, तो आपको ये अगले 3 टर्म निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ बोल देना है कि एपी में नहीं है। ये एपी का एक इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बच्चों। आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके समझा दे रहा हूँ। बाकी एनसीईआरटी को 1 बाय 1 आपके सामने सॉल्यूशन लाऊंगा मैं। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। आप ट्राई करोगे, नहीं बनेगा फिर मैं एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन लाऊंगा। यहाँ पे मेरे को कंसेप्ट बताना था सिर्फ। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों एक सवाल है, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो देख सकते हो जैसे इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ना सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखोगे। इसमें लिखोगे तुम दिया गया हमें बच्चों क्या है, a बराबर 1 है। जब AP बोल दिया ना, तो तुम्हें यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑलरेडी AP में है। D कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 4 - 1 बोले तो 3। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमको 18वें पद का मान निकालना है, मतलब बोले तो A18 बराबर वाट। तो हमें पता है बच्चों A18 निकालने का तरीका क्या है, A + 17D। अभी मैंने आपको समझाया, A की जगह पे 1 रख दिया और 7 × D की जगह पे कितना है, 3। तो 1 + 7 3 = 51 और ये हो गया 52। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूँ, इस सेम क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का नाम रख देता हूँ 2 नंबर, 5 4 3 2 1। इसका मुझे
20वां पद निकाल के बताइए, 20 टर्म याद करें। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप ज़रूर बताएं इस क्वेश्चन का। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करना चाहता हूँ। ये एक सवाल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। यहाँ पे ना अंत से 10वां पद निकालना है, देखना ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो इसमें भी हम दिया गया लिखेंगे, दिया गया में ये तुम्हारा बच्चों 4 हो जाएगा, और डी की बात करता हूँ तो 9 - 4 यानी बोले तो 5। अच्छा लेकिन जब अंत से करते हैं ना, अंत से 10वां पद, तो भाई साहब कभी भी अगर अंत से यानी लास्ट टर्म से हम लोग निकालना होता है ना, तो वहाँ पे हम लोग लास्ट टर्म को ए मान लेते हैं। लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाता है, लास्ट टर्म ए हो जाएगा 254, और डी बच्चों यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो आराम से अब 10वां पद निकालना है, यानी कि A10 आपको निकालना है, तो A + 9D कर दो, यानी ए की जगह पे आप 254 और 9 × -5, तो 254 - 9 × 5 = 45, यानी आपके आंसर कितने हो जाएंगे, 14 में से 5 के 9, ये 4 0 209, यानी कि आपका 10वां टर्म जो होगा अंतिम पद से वो कौन सा होगा भाई, 209 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक सवाल यहाँ पे है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला मुझे बताना पड़ेगा nth टर्म निकालने का। nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है, पहले मैं फॉर्मूला को समझा दूं कि फॉर्मूला ये होता है आपका nth टर्म मतलब nवां पद, nवां पद बोले तो nth टर्म, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है A + an बराबर A + n - 1 × d, ये होता है nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला। अब यहाँ पे ना हमारा an जो होता है बच्चों, an क्या होता है, अंतिम पद, या यूँ कह सकते हैं लास्ट टर्म कह सकते हैं इसको, लास्ट टर्म। n की बात करते हैं तो ये नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और हिंदी में बोलेंगे इसको पदों की संख्या। और d बराबर होगा, ये तो मैं बता चुका हूँ, ये होगा सार्वअंतर। सार्वअंतर बच्चों एक बात याद रखना कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। चलिए कॉमन डिफरेंस, इसको d बोलते हैं शॉर्ट में, CD कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस। n समझ में आ गया, an समझ में आ गया, बाकी d समझ में आ गया। तो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसमें दिया गया, देखो a है 20 आपका, d की बात करता हूँ तो 25 - 20 मतलब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और an कितना है बच्चों, an आपका 100 है, मतलब लास्ट टर्म। कितने पद हैं इसमें, तो कितने पद के लिए आप क्या करते हो, आप लगाते हो फॉर्मूला n, यानी आपको यू हैव टू फाइंड n। ऐसे लिखेंगे A + n - 1 × d बराबर होता है an। तो a की जगह पे कितना रख दो, 20। इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और n नहीं पता है -1, और d की जगह पे कितना है 5 रख देते हैं, और an की जगह पे बच्चों कितना है 100 है ना। तो देखो पहले काम 20 को उधर भेजते हैं, n - 1 × 5 बराबर हो जाएगा 100। तो n - 1 और × 5 और 100, अच्छा माइनस कितना कर देते हैं 20, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 80। n - 1 बराबर होगा 80/5, 16 × 5 = 80, तो n बराबर हो जाएगा 16, और ये +1, तो n की जगह पे आ गया बच्चों आपका 16 और 1 17, यानी इस वाले AP में आपको 17 टर्म हैं। आराम से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए इसमें भी पदों की संख्या निकालना है, यानी कि आपको इसमें इस क्वेश्चन को दिखा देते हैं आपको सामने एक बार। देखो इसमें पहले क्लियर कर लेते हैं ना क्या क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में।
देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया, लिख लो, दिया गया है ना, ए कितना है 18 है, ए बराबर 18। अगर डी की बात करता हूँ तो 15 होल 1/2 माइनस 18, तो 31/2 माइनस 18, यानी एलसीएम लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 31 और माइनस 36, मतलब -5/2। ठीक है, अच्छा यहाँ तक ए हो गया, डी हो गया, और ए एन कितना दिया है आपको -47 दिया है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन, देखो चूँकि ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर होता है ए एन के, है ना, तो ए की जगह पे मैं कितना रख दूँ 18 प्लस n अपने को नहीं पता है, और डी हमारा है -5/2 और ए एन है -47, तो n-1 इंटू -5/2 और -47, ये माइनस हो जाएगा इधर आकर के। तो बच्चों यहाँ पे n-1 इंटू -5/2 और ये कितना होगा -65। ठीक है, n-1 -65 इंटू माइनस ऊपर भी कर सकते हो 5, 13 पचे 65। ठीक है, तो n-1 बराबर हो गया 26 और n बराबर 26 + 1, तो n बराबर हो गया 27। आई होप कि आपको ये तमाम क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में जो